morning students. Today we will discuss how to separate gases from the air. हम लोगों ने देखा है कि जब भी कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा बीमार होता है तो उसको किस पे रखा जाता है, ऑक्सीजन पे रखा जाता है। आपने एक लंबे से सिलेंडर देखे होंगे हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन के। अब क्वेश्चन आता है कि ये ऑक्सीजन गैस जो है वो कहाँ से आती है, ऑक्सीजन गैस कहाँ से आती है। तो ये ऑक्सीजन गैस और कहीं से नहीं, हमारा जो एटमॉस्फेयर है वहीं से आती है। लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे आपको पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में सपोज़ ये एक सर्किल जो है वो क्या करता है, हमारी एटमॉस्फेयर की सारी गैसेस को शो करता है। तो सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है हमारे एटमॉस्फेयर में? 78% क्या है, नाइट्रोजन। 21% क्या है, ऑक्सीजन, और 1% में अदर गैसेज है जिसमें नियॉन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी। अब ये जो 21% ऑक्सीजन है, हमको क्या करना है कि हमारे एनवायरनमेंट की जो एयर है उससे इस 21% ऑक्सीजन को क्या करना है, सेपरेट करना है और उसको लिक्विड फॉर्म में लाके क्या करना है, स्टोर करना है, ताकि जब भी हमको चाहिए हम उसका यूज़ कर सकें। ठीक है, तो ये एक सेटअप है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन को सेपरेट कर सकते हैं फ्रॉम द एयर। इस सेटअप में क्या क्या चीज़ें हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। तो सेटअप स्टार्ट होता है हमारा फिल्टर से। हम क्या करेंगे, एटमॉस्फेयर की जो भी एयर है हमारी उसको पहले क्या करवाएंगे, एक फ़िल्टर के थ्रू पास करवाएंगे। अब फिल्ट्रेशन क्या होता है पता है कि कोई भी मिक्सचर है उसके अंदर एक सॉलिड पार्टिकल है तो वो फिल्टर जो है वो क्या करता है, सॉलिड पार्टिकल्स को सेपरेट कर देता है। तो जैसे ही एयर इस फिल्टर से पास होगी तो एयर के अंदर जितने भी डस्ट पार्टिकल और भी कुछ सॉलिड पार्टिकल्स जो है वो तो फिल्टर के साइड रह जाएंगे और उसके बाद में जो रिमेनिंग एयर जो है वो यहाँ से जाएगी। तो ये हो गया फिल्टर। यहाँ पे लिखा है मैंने एयर इन, मीन्स एयर जो है वो अंदर जाएगी। एयर अंदर जाने के बाद में एयर को क्या किया जाएगा, अंडर प्रेशर कंडीशन में रखा जाएगा, मतलब एयर पर बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाया जाएगा। देन दिस सेक्शन इज नोन एज कंप्रेशर, कंप्रेस करने का काम कर रहा है। देन दिस सेक्शन इज नोन एज कंप्रेसर। ठीक है, अब जैसे ही एयर जो है उसका प्रेशर इंक्रीज किया जाता है, व्हेन द प्रेशर ऑफ एयर इज इंक्रीजेस टेम्परेचर ऑल्सो इंक्रीजेस। तो एयर का प्रेशर जैसे ही इंक्रीज होगा तो उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा और एयर जो है वो अब कैसी हो जाएगी, गर्म। तो हमने क्या लिख दिया, हॉट एयर। क्या लिख दिया हमने, हॉट एयर। ठीक है, अब कंप्रेसर के बाद में ये हॉट एयर जो है वो पास होगी हमारे इस सेक्शन से, जहाँ पे हम क्या करेंगे, अगेन जो हमारी एयर थी उसको कूल डाउन करेंगे। उसको क्या करेंगे, कूल डाउन करेंगे। तो यहाँ पे जब जैसे ये हॉट एयर आएगी तो यहाँ पे एक सेटअप है जिसके थ्रू क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे लिखा है फ्रीजिंग कोल्ड वाटर इन। फ्रीजिंग कोल्ड वाटर मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा पानी, एकदम चिल्ड वाटर जो है वो यहाँ से अंदर जाएगा और यहाँ से आउट होगा। और जैसे ये एयर जो है इसके आसपास है तो इस ठंडे पानी की वजह से ये एयर जो है वो क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। तो अब ये कैसी हो गई, कोल्ड कंप्रेस्ड एयर। तो यहाँ से ये एयर जो है वो कहाँ पास होगी, यहाँ से ये जाएगी एक सेपरेटर में। कहाँ जाएगी, सेपरेटर में। अब सेपरेटर का काम क्या है, जितनी भी गैसेस हैं उनको सेपरेट करना। तो जैसे ही कोल्ड कंप्रेस्ड एयर यहाँ आएगी तो वो कैसी हो जाएगी, अब ठंडी हो गई है। अब क्या हो गई है, ठंडी हो गई है। और जैसे ही गैस जो है वो ठंडी होती है, उसका टेम्परेचर कम होता है तो क्या हो जाती है, वो एक्सपेंड हो जाती है। क्या हो जाती है, एक्सपेंड हो जाती है। तो यहाँ से सिर्फ एक गैस अलग होगी विच इज़ CO2 एज ड्राई आइस। ये कैसे अलग होगी, एज अ ड्राई आइस अलग होगी। उसके बाद में जितनी भी रिमेनिंग गैसेस हैं उसको हम यहाँ से पास करेंगे एक एक्सपेंशन जेट से। अब यहाँ देखो, यहाँ पे कोल्ड कंप्रेस्ड एयर जो है वो किस में चेंज हो गई है, जैसे उसको हमने क्या किया, गैसेस को ठंडा किया तो वो लिक्विड में चेंज हो गई है। ठीक है, फिर अब ये लिक्विड एयर जो है
वो यहाँ आई एक्सपेंशन जेट में। एक्सपेंशन जेट का काम क्या है? एक्सपेंड करना, ठीक है। उसके बाद में जैसे अब ये किस में चेंज हो गई है? लिक्विड एयर हो गई है ये, ठीक है। अब इस लिक्विड एयर को हम पास करते हैं एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम से। अब देखो यहाँ पे CO2 तो बाहर हो गई। अब CO2 के बाहर के अलावा एयर में जो भी कंपोनेंट्स अवेलेबल है, जिसमें ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑर्गन हो गया, तो इन सब के बॉइलिंग पॉइंट, इन सब के क्या बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या है? डिफरेंट डिफरेंट है। और बॉइलिंग पॉइंट के बीच में जो डिफरेंस है वो बहुत कम है, लेस देन 25 केल्विन। देन वी यूज़ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन फॉर सेपरेटिंग दीज कंपोनेंट्स। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम से जैसे ये लिक्विड एयर पास होगी तो नाइट्रोजन, जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, वो पहले सेपरेट हो जाएगी, नाइट्रोजन आउट। उसके बाद में ऑर्गन भी ऊपर से सेपरेट हो जाएगी, और उसके बाद में जितनी भी हमारे पास में बचेगी वो सिर्फ क्या है? ऑक्सीजन। तो फिर उस ऑक्सीजन को हम क्या करेंगे? यहाँ से पास करवा के एक अलग बीकर में या अलग फ्लास्क में हम उसको क्या कर लेंगे? स्टोर कर लेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस है हमारा कि हाउ वी कैन सेपरेट द गैसेस फ्रॉम द एयर। एक बार फिर देख लेते हैं। सबसे पहले एयर कहाँ से पास होगी? फिल्टर से। फिल्टर क्या करेगा? जितने भी डस्ट पार्टिकल है उनको सेपरेट कर देगा। उसके बाद में एयर जाएगी हमारी कंप्रेसर में। कंप्रेसर में एयर जो है वो अंडर प्रेशर कंडीशन में रहती है, जिससे उसका प्रेशर जब इंक्रीज़ होता है तो उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो जाता है, और वो कैसे बन जाती है? हॉट एयर। अब हॉट एयर को हम क्या करते हैं? अगेन कूल डाउन करने का काम करते हैं। तो यहाँ से एक सेटअप के थ्रू हम एकदम फ्रीजिंग कोल्ड वाटर जो है उसको भेजते हैं, तो जिसके थ्रू ये एयर जो है वो अब कैसी हो गई? ठंडी। अब कोल्ड कंप्रेस्ड एयर है, जैसे ये धीरे धीरे ठंडी हो रही है तो ये किस में चेंज हो जाएगी? लिक्विड में। फिर एक सेपरेटर के थ्रू पास करते हैं जो एज अ ड्राई आइस CO2 को सेपरेट कर देता है, और उसके बाद में जितनी भी लिक्विड एयर है वो जाती है हमारी एक्सपेंशन जेट में। यहाँ पे एक्सपांड होने के बाद में क्या होगा? इसको हम भेजेंगे एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में, जिसमें क्या होगा कि बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होने के कारण N2 और AR, नाइट्रोजन और ऑर्गन पहले सेपरेट हो जाएगी, और हमारे पास में रिमेनिंग जो ऑक्सीजन बचेगी उसको हम क्या कर लेंगे? एक अलग फ्लास्क में स्टोर कर लेंगे। सो दिस इज द होल प्रोसेस हाउ वी कैन सेपरेट डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। So student, our next topic is water purification system in water works. So first question arises, why we have to purify the water? Because water is containing many impurities which can be dangerous for us. So before using the water for washing hand or some of our household work, we have to purify it. For purification of water, there is a flow chart, or we can say a systematic diagram. First of all, reservoir मतलब जहाँ से भी हमको पानी मिलता है, it can be river, it can be lake, it can be dam, it can be pond also. तो जहाँ से भी हमको पानी मिलता है सबसे पहले वो कहाँ से पास होगा? हमारा सेडिमेंटेशन टैंक से। अब ये सेडिमेंटेशन टैंक क्या करता है कि वाटर के अंदर जितनी भी सॉलिड इम्प्यूरिटीज़ होती है वो सारी सॉलिड इम्प्यूरिटीज़ यहाँ पे क्या हो जाएगी? सेटल डाउन हो जाएगी, ठीक है। अब ये सेडिमेंटेशन जो है टैंक, इसमें ऐसा नहीं है कि हमने जस्ट इसको में वाटर को डाला और हमने जस्ट इसको पास कर दिया, कि वाटर जो है उसमें जितनी भी इम्प्यूरिटीज़ है वो सेटल डाउन होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाती है, तो ये प्रोसेस थोड़ा क्या है? स्लो है। जैसे ही सॉलिड इम्प्यूरिटीज़ जो है वो सेटल डाउन हो जाएगी, और तो वाटर जो है वो अब हमारा पास हो जाएगा लोडिंग टैंक में। अब लोडिंग टैंक में क्या होता है कि जितनी भी हमारी सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज़ हैं, जो सॉलिड है लेकिन वाटर के अंदर इन द एक होमोजीनियस फॉर्म में है, जो हमको दिखती नहीं है, तो हम क्या करेंगे? लोडिंग टैंक में कुछ ऐसे केमिकल्स ऐड कर देंगे जो क्या करें? हमारी हेल्प करें टू सेटल डाउन द सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज़। तो हमने सपोज इसमें हमने पोटास, एलम या KMnO4 ऐसे कुछ केमिकल हम इसमें मिक्स कर देंगे, तो वो क्या कर देते हैं? जितने भी वाटर के अंदर क्ले पार्टिकल्स होते हैं उनको हैवी कर देते हैं, जिसके कारण वो क्या होते हैं?
नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं और प्योर वाटर जो है वो ऊपर रह जाता है। उसके बाद में इस लोडिंग टैंक के बाद में हमारा वाटर जो है वो नेक्स्ट जाता है फिल्ट्रेशन टैंक में। कहाँ जाता है? फिल्ट्रेशन टैंक में। अब फिल्ट्रेशन टैंक में क्या होगा, जितनी भी सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज़ हैं उनके अलावा कुछ बहुत माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह कुछ जो है उसके अंदर, वो सारे हमारे कहाँ हो जाएंगे, जैसे फाइन सैंड हो गए, ग्रेवल्स हो गए, क्रॉस ग्रेवल्स हो गए, ये सारी हमारी फिल्ट्रेशन टैंक में क्या हो जाएगी, उससे सेपरेट हो जाएगी। उसके बाद में हमारा वाटर जो है वो जाएगा क्लोरीनेशन टैंक में। अब क्लोरीनेशन टैंक में क्या होता है, क्लोरीनेशन टैंक में हम क्लोरीनेशन की जो प्रोसेस है वो करवाते हैं फॉर किल द बैक्टीरिया की वाटर के अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है जैसे बैक्टीरिया हो गए, तो वो सारे क्लोरीनेशन टैंक में क्या हो जाएंगे, किल हो जाएंगे, मर जाएंगे। ठीक है। उसके बाद में हमारा वाटर जो है वो रेडी है किसके लिए, सभी घरों में सप्लाई करने के लिए टू होम। तो ये एक सिंपल सा डायग्राम है, लेकिन ये बेसिकली ये प्रोसेस जहाँ प्लांट्स में होता है वहाँ पे ये टैंक जितने हम छोटे देख रहे हैं इतने नहीं होते हैं, बहुत बड़ी साइज़ के ये सारे टैंक और ये पूरा सेटअप जो है वो होता है। ये सिर्फ हमारे समझने के लिए हमने क्या किया है, इसको थोड़ा बुक में इसको थोड़ा सिस्टमेटिक ऐसे बताया है कि ताकि हमको ये सारी चीज़ें समझ आ सके कि हमारे घर पे जो पानी आता है वो किन किन प्रोसेस के थ्रू होकर पास होकर आता है। अब ये जो पानी है जो इस सिस्टम के थ्रू प्यूरिफाई हुआ है, ये सिर्फ किस लिए काम आता है, हमारे हाउस होल्ड वर्क्स के लिए, ये हमारे पीने के लिए अभी भी काम का नहीं है। अगर हम क्या करें, इसके अंदर एक और स्टेप ऐड कर दें विच इज़ बॉइलिंग, इस वाटर को हम बॉईल कर दें तो वो हमारे पीने के लिए क्या है, रेडी है। लेकिन जब क्या होगा, हम वाटर को बॉईल करेंगे, जैसे ही टेम्परेचर उसका है ही होगा, तो उसके अंदर और भी कुछ अगर इम्प्यूरिटीज़ है, कुछ बैक्टीरियाज है वो रह जाते हैं, तो वो भी क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। ठीक है। फिर हमारा वाटर जो है वो रेडी हो जाएगा किसके लिए, पीने के लिए। ठीक है। तो ये है एक सिंपल सा वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम इन दी वाटर वर्क्स। तो इस चैप्टर में एक टॉपिक हमारा और रह जाता है विच इज़ क्रिस्टलाइजेशन, कि क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कैसे किसी सोल्यूशन जो है उसको प्योर कर सकते हैं, उसको सेपरेट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, आर नेक्स्ट सेपरेशन टेक्निक्स विच इज़ कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। अब क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, सपोज वी हैव CuSO4 सॉल्यूशन, CuSO4 इज कॉल्ड एज कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट को हमने वाटर के साथ में मिक्स किया तो हमारे पास में क्या आ गया, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन। अब हम क्या करना चाहते हैं कि हमारे पास में जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है उससे कॉपर सल्फेट को क्या करना चाहते हैं, सेपरेट करना चाहते हैं। तो एक हमारे पास में रेगुलर मेथड है विच इज़ कॉल्ड एज इवोपोरेशन, कि ये मेरे पास में जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है मैं क्या करूँ, इसको हीट करूँ, तो वाटर जो है वो क्या होगा, इवोपोरेट होता जाएगा और लास्ट में मेरे पास में सिर्फ क्या बच जाएगा, कॉपर सल्फेट बच जाएगा। ठीक है। तो अब ये इवोपोरेशन मेथड के थ्रू हम इस कॉपर सल्फेट को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। बट वी हैव वन अनदर मेथड विच इज़ नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। अब क्रिस्टलाइजेशन मेथड में क्या होगा कि हमने क्या किया, जो हमारा CuSO4 का सोल्यूशन है उसको गर्म किया, उसको इस लेवल तक गर्म किया कि उसका लगभग उसमें से जो पानी है वो निकल जाए। उसके बाद में हमने उसको क्या करना शुरू कर दिया, उसको हीट करना बंद कर दिया। तो अब हमारे पास में जो सोल्यूशन है वो कैसा सोल्यूशन है, सैचुरेटेड सोल्यूशन, मतलब उसके अंदर वाटर कंटेंट क्या है, कम है, दैट्स वाई द सोल्यूशन इज नोन एज सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब इस सैचुरेटेड सोल्यूशन को हम क्या करेंगे, कूल करेंगे। क्या करेंगे, कूल करेंगे, ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो हम देखेंगे कि CuSO4 के जो क्रिस्टल है वो ऐसे ऊपर की तरफ आ जाएंगे। तो हमारे CuSO4 के क्रिस्टल जो है वो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से क्या हो गए, सेपरेट हो गए। तो ये जो प्रोसेस है ये हमारा क्या कहलाता है, क्रिस्टलाइजेशन मेथड। अब हमको देखना है कि ये जो प्रोसेस है हम इवोपोरेशन के थ्रू कर सकते थे, तो हमने क्रिस्टलाइजेशन क्यों पढ़ा, बिकॉज क्रिस्टलाइजेशन इज बेटर देन इवोपोरेशन। अब इवोपोरेशन जो मेथड है इसमें क्या होगा, वाटर जो है वो इवोपोरेट हो जाएगा, लेकिन इस सोल्यूशन के अंदर कुछ अगर इम्प्यूरिटीज़ अवेलेबल है तो वो इम्प्यूरिटीज़ जो है वो कॉपर सल्फेट में ही रहेगी। लेकिन ये जो प्रोसेस है इसमें क्या होगा कि इम्प्यूरिटीज़ जो है, जैसे यहाँ पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम कूल डाउन होने के लिए छोड़ देते हैं,
तो सिर्फ प्योर कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल है वो ऊपर आ जाते हैं और वाटर और इम्प्यूरिटीज़ जो है वो नीचे क्या रहती है, सेटल डाउन रहती है। तो इस मेथड से जो हमको कॉपर सल्फेट मिलेगा वो कैसा होगा, प्योर होगा। वो कैसा होगा, प्योर। जबकि इवोपरेशन मेथड से अगर हम इस मिक्सचर को सेपरेट करते हैं तो जो कॉपर सल्फेट होगा वो थोड़ा क्या होगा, इम्प्योर होगा, उसके अंदर जो हमारी इम्प्यूरिटीज़ हैं वो होगी। सो दैट्स वाई द क्रिस्टलाइजेशन इज़ बेटर देन इवोपरेशन। तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है पूरा वो ख़त्म होता है। इसके जो क्वेश्चन आंसर है, वैसे इस चैप्टर में बहुत अच्छी बात है ये है कि एक टॉपिक देन उसके बाद उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो दे रखे हैं। फिर भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है कुछ, उनको करने का कोशिश करना, और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर मेरे को आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में या अपने व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू।